स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 का फर्स्ट पार्ट द मुगल एम्पायर का फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन 4 का ही सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे जो क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हम शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स को स्टडी कर रहे थे। हमने ये स्टडी किया था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था सरकार में और सरकार भी डिवाइड थी परगनास में। अब परगनास का क्या मैटर है? ईच परगनास हैड इट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इट मीन्स हर परगने का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जैसे हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसी तरीके से हर परगने का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। विथ अमीर, लॉ कीपर एंड ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है राजकोट जहाँ पे पूरा खजाना रखा जाता था। एंड अकाउंट्स कीपर। परगना में ऑफिसर्स होते थे अमीर, लॉ कीपर, इट मीन्स लॉ को देखने वाले, रखने वाले, ट्रेजर्स एंड द अकाउंट्स कीपर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सरकार वर प्लेस्ड अंडर द शिकदार ए शिकदान एंड द मुंसिफे मुंसिफान एंड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द परगना ऑफिसर। परगना जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का ही पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन को 47 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था जिसे हम परगना कहते थे। और परगना के ही जो ऑफिसर्स होते थे उनके नेम होते थे शिकदार ए शिकरान एंड मुंसिफ ए मुंसिफकान। शिकदार ए शिकदान और मुंसिफ ए मुंसिफकान परगना के जो ऑफिसर्स होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट टू मैनेज एंड चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिसर। शेरशाह सिस्टम वॉज ट्रांसफर अक्रॉस द एम्पायर एवरी 2 और 3 ईयर्स। शेरशाह सूरी अपने पूरे एम्पायर में चेक करता था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, अपने ऑफिसर्स वगैरह को चेक करता था कि वो ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हर 2 और 3 ईयर में। एक बार मैं वापस बता देती हूँ स्टूडेंट कि हमने परगना के ऑफिसर स्टडी किए थे शिकदार ए शिकदान एंड द मुंसिफ ए मुंसिफकान। ये है परगना के ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ही पर्सनली सुपरवाइज्ड एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह सूरी पर्सनली सुपरवाइज करता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन की हर ब्रांच को। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने टॉपिक अकबर पे। अकबर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था। मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था अकबर। अकबर का ड्यूरेशन था 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर में भी हम प्रोमिनेंट पॉइंट ही स्टडी करेंगे। फर्स्टली हमारा पॉइंट है अकबर का अफगान लेड बाय हुमायूं टुक प्लेस द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ पानीपत। सबसे फर्स्टली हम शॉर्टकट में डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम नोट्स के थ्रू पढ़ते तो हम ऐसे लिखते इसको कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था? अफगान रूलर हेमू के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अफगान रूलर हेमू के बीच में हुआ था और अकबर में के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वेयर अकबर डिफीटेड हेमू, जहाँ पे अकबर ने डिफीट कर दिया था हेमू को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर की इम्पॉर्टेंट जीत कौन कौन सी थी? द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज नॉट बाबर एंड हुमायूं। हालांकि बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, लेकिन इंडिया में इस्टेब्लिश करने के बाद भी मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर बाबर और हुमायूं को नहीं माना जाता, अकबर को माना जाता है। क्योंकि अकबर एक बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन था और उसने अपनी टैक्टिक्स के थ्रू राजपूत को भी अपना दोस्त बना लिया था। अकबर एस्टैब्लिश ए लार्ज एम्पायर थ्रू नंबर ऑफ कॉन्कर। बहुत सारे एम्पायर्स को उसने जीता था। ये हमारे स्टूडेंट्स इतना याद करने की नीड नहीं है क्योंकि ये हमें कभी भी याद नहीं हो सकता। दिल्ली और आगरा जीता था, ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर जीता था, चित्तौड़ जीता था, रणथंभौर और कलिंगा जीता था, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे रीजन्स को अकबर ने जीता था। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर अपॉइंटेड ऑफिसर एंड एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल एंड द रेवेन्यू सिस्टम। भाई शेरशाह सूरी के बाद अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म्स किए थे अच्छे से तो वो था हमारा अकबर। अकबर अपॉइंटेड ऑफिसर्स, अकबर ने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था और एस्टैब्लिश किया था, इट मीन्स प्रोमिनेंट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे।
सेटअप किया था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और यूनिफॉर्म जुडिशली सिस्टम को। इट मीन्स यूनिफॉर्म जुडिशली सिस्टम का मतलब है पूरे जो स्टेट था उसमें एक ही जुडिशियल सिस्टम और एक ही रेवेन्यू सिस्टम को स्टार्ट किया था अकबर ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, ही वॉज एबल टू ब्रिंग यूनिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। अकबर ने पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में को यूनिफाइड किया था और पॉलिटिकल सिस्टम को भी यूनिफाइड किया था। इट मीन्स सभी एरियाज़ के लोगों को यूनिफाइड किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकबर एक बहुत ज़्यादा ब्रेव रूलर था। फिर आ जाता है पर्शियन द ऑफिशियल लैंग्वेज। उस टाइम में जो अकबर की जो लैंग्वेज थी, अकबर के कोर्ट में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अकबर एम्पायर। द बुक्स इन हिंदी, संस्कृत, अरेबिक, टर्किश एंड ग्रीक। लेकिन बुक्स लिखी जाती थी हिंदी, संस्कृत, अरेबिक, टर्किश और ग्रीक लैंग्वेज में भी। वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। इन सारी बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में, जो हिंदी, संस्कृत, अरेबिक और टर्किश और ग्रीक में थी, इन सारी बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जाता था क्योंकि पर्शियन अकबर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अकबर प्रोवाइडेड डेवलपमेंट एड टू द हिंदू पाठशाला। अकबर की जो गवर्नमेंट थी उसने हिंदू पाठशाला को ही डेवलपमेंट का प्रोसीजर भी चलाया था। हिंदू पाठशाला जहाँ पे हिंदू लोग पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे। इट मीन्स अकबर एक रिलीजियस पर्सन था और अकबर ने सभी रिलीजन्स को इक्वली बिहेव किया था, लेकिन औरंगजेब के अगेंस्ट औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी का नहीं था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, यहीं पे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ही अबॉलिश्ड द जजिया, ए रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम। अकबर ने अबॉलिश कर दिया था। यहाँ पे ही से हमारा मतलब है अकबर ने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जो एक रिलीजियस टैक्स था। अब जजिया क्या है, व्हाट इज़ द राइट मीनिंग ऑफ जजिया? जजिया एक रिलीजियस टैक्स था जो अकबर के थ्रू लगाया गया था नॉन मुस्लिम पे। नॉन मुस्लिम इट मीन जो ब्राह्मण नहीं होते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे और ब्राह्मण होते थे, उन पे जजिया टैक्स लगाया जाता था और जकात टैक्स लगाया जाता था जो मुसलमान होते थे। ही प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस कॉल्ड सुलह कुल। अब अकबर की जो सुलह कुल की पॉलिसी थी वो क्या थी? अकबर ने एक आइडिया फॉलो किया था, प्रोपोगेट किया था, स्प्रेड किया था सुलह कुल का आइडिया। इट मीन इस आइडिया के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेस्ड द आइडिया ऑफ टॉलरेंस। अकबर ने सभी रिलीजन को इक्वल माना, किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी। ये है अकबर का सुलह कुल का आइडिया। ही रिमूव्ड ऑल रिलीजियस टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम। जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लिए जा रहे थे उनको सबको रिमूव कर दिया और जजिया को भी अबॉलिश कर दिया। एंडिंग द सोशल डिफरेंसेस, और अकबर ने सोशल डिफरेंसेस को भी एंड कर दिया था। इट मीन्स अकबर ने पूरे रिलीजन को इक्वल माना था, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन पे बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो इम्पोज्ड नहीं किए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन वॉज मेड ऑन द रिलीजन बेसिस एंड रिगार्डेड टू द अपॉइंटमेंट एंड द एडमिशन to various institutions. Akbar himself declared Diwali and Dashera, tried to stop many social evil in the society. अकबर ने बहुत सारे सोशल इवल को सोसाइटी में से स्टॉप कर दिया था और अकबर ने दिवाली और दशहरा जो कि हिंदुओं के फेस्टिवल्स थे उनको भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, सच मेजर्स अडॉप्ट बाय हिम हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल यूनिटी। अकबर ने ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जो सोशल यूनिटी को प्रमोट करते थे। अकबर ने अपने टाइम में फतेहपुर सीकरी एक टाउन को बिल्ड किया और फतेहपुर सीकरी में ही एक हॉल को बिल्ड किया जिसे हम इबादत खाना कहते हैं। अकबर ने अपनी लाइफ में फतेहपुर सीकरी को बिल्ड किया और फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाने को बिल्ड किया। इबादत खाने का मेन मोटिव ही था कि अकबर सारे रिलीजन को इक्वल मानता था और इबादत खाने में सारे रिलीजन के पर्सन्स बैठ के प्रेयर करते थे एक साथ। इट मीन्स अकबर नॉन सेक्युलर था। सेक्युलर का मतलब होता है सारे रिलीजन को प्रेफरेंस देना। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अकबर ने एक नया रिलीजन भी स्टार्ट किया था, दीन इलाही। अकबर स्टार्टेड ए न्यू रिलीजन, दीन इलाही। अकबर ने सबसे पहले फतेहपुर सीकरी को बिल्ड किया था। अकबर ने ही इबादत खाने को बिल्ड किया था जिसका मेन मोटिव था वहाँ पे सभी पर्सन, एक हॉल था जिसमें सभी पर्सन बैठ के प्रेयर करते थे। अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया, दीन इलाही, जिसे कोई भी अडॉप्ट कर सकता था विदाउट रिस्ट्रिक्शन के। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है,
अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का, ये तो रिलीजन से रिलेटेड मैटर हो गया। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में आईने अकबरी रिटन बाय अबुल फजल, अकबर का कोर्ट पोइट था अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी थी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बताया गया है। सबसे फर्स्टली है द एम्परर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज वर्ड्स वॉज लॉ। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर के पास सारी पावर थी और अकबर जो कह देता था, इट मीन्स जो रूलर कह देता था वही पूरे लॉ बन जाता था। सेकेंड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, ही वॉज असिस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ ऑफिशियल। अकबर, इट मीन्स रूलर को असिस्ट करने वाले, रूलर्स की हेल्प करने वाले अलग अलग ऑफिसर्स थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे अकबर के टाइम में या फिर रूलर्स के टाइम में बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। इन ऑफिसर्स के नेम में वजीर, दीवान हेड ऑफ द रेवेन्यू थे, मीर बख्शी था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, काजी था वो चीफ जज था, सरदार सुपीरियर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, रॉयल हाउस होल्ड इट मीन्स रॉयल फैमिली की देखरेख करने वाला था। द अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन एंड द डिसमिसल ऑफ ऑफिसर्स वॉज इन द हैंड्स ऑफ द किंग। लेकिन इन सारे पर्सन्स के अपॉइंटमेंट कौन करता था और इन्हें डिसमिस करने का काम किंग करता था, क्योंकि किंग के पास सारी अथॉरिटी होती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 सूबाज। अकबर का जो पूरा एम्पायर था वो 15 सूबाज में डिवाइड था, इट मीन्स एरियाज में, जिसे हम स्टेट्स कहते हैं, डिवाइड था। ईच सूबा वॉज अंडर सूबेदार, हर सूबे का जो कंट्रोलर था वो था सूबेदार। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ बोथ मिलिट्री एंड द सिविल मैटर्स। सूबेदार था वो मिलिट्री मैटर्स को भी देखरेख करता था और सिविल मैटर्स को भी देखरेख करता था। जो प्रोविंस इट मीन्स एरिया इट मीन्स स्टेट डिपार्टमेंट का हेड होता था और स्टेट डिपार्टमेंट को सूबा कहते थे। द दीवान वॉज गिवन दस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। दीवान का मेन वर्क था, जो कि अकबर के टाइम में एक ऑफिसर था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने, इट मीन्स रेवेन्यू इट मीन्स टैक्स को कलेक्ट करना। हर सूबा डिवाइड था, सरकार में डिवाइड था, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड था। द सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू परगना, सरकार भी हम परगना में डिवाइड थी, जो हम शेरशाह सूरी के एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी कर चुके हैं। दीज वर मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ ऑफिसर, इट मीन्स परगना को पूरी तरह से एक ऑफिसर्स की टीम मैनेज करती थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालते थे, कैरी करते थे, विलेज पंचायत कैरी करती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फीचर्स एंड द रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू। अकबर के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉस लैंड। सबसे ज़्यादा अकबर के टाइम में जो इनकम गेन करने का मेन सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू। एंड टोडरमल, टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था और टोडरमल ने ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई रिफॉर्म्स किए थे, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कई रिफॉर्म्स किए थे। इन रिफॉर्म्स को हम टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। अकबर के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल और टोडरमल ने अकबर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सुधार किए थे, इम्प्रूवमेंट्स किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, जिसे हम टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट दहसाला। अब बेटा टोडरमल बंदोबस्त क्या था? सबसे फर्स्टली है दहसाला, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस 10 ईयर्स टैक्सेस इन रुपीज़ पर बीघा। इट मीन्स दहसाला एक लैंड रेवेन्यू टैक्सेस का कलेक्शन का एक मेथड था। अलग अलग मेथड्स थे, 4 मेथड्स थे। सबसे पहले है दहसाला, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ 10 ईयर। 10 सालों में जितना भी प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसका 1/3 रुपीज़ की फॉर्म में, इट मीन्स पर बीघा की फॉर्म में देना पड़ता था। 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन का 1/3% 10 ईयर्स में फिक्स था रुपीज़ पर बीघा। इट मीन्स पर बीघा, जो कि लैंड मेजरमेंट की एक इकाई होती है, यूनिट होती है, इसे हम बीघा कहते हैं। पर बीघा पे पर रुपीज़ देना पड़ता था। नेक्स्ट फॉर्म है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड बटाई, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस पर क्रॉप। पर क्रॉप पे 1/3 टोटल प्रोडक्शन, पर क्रॉप से जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/3% देना पड़ता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, इसे हम बटाई कहते हैं। कानपुर, 1/3 ऑफ द एस्टिमेट प्रोड्यूस, जो भी पूरा एस्टिमेशन होता था कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/3 देना पड़ता था। और नश्क रफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रेवेन्यू। इट मीन जितना भी कैलकुलेशन होता था पास्ट रेवेन्यू की बेस पे, जितना भी हमने कलेक्शन लिया है उस कलेक्शन के बेस पे ही
जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसे हम नष्क कहते थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द मेन फीचर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अकबर के टाइम में लैंड रेवेन्यू के सिस्टम के मेन फीचर्स थे। अब स्टूडेंट्स ये है द लैंड वॉज सर्वेड एंड द मेजर्ड बीघा। लैंड रेवेन्यू की जो यूनिट थी इट मीन्स लैंड का पूरी तरह से नापा जाता था, मेजरमेंट किया जाता था, और लैंड मेजरमेंट की यूनिट थी बीघा विद द हेल्प ऑफ बैम्बो जॉइंट टुगेदर विथ आयरन रिंग्स। आयरन रिंग्स के थ्रू बैम्बो वुड को कनेक्ट कर दिया जाता था, और जैसे हमारे इंच टेप होता है ना, उसी तरीके से अकबर के टाइम में इंच टेप होता था, बैम्बो को आयरन रिंग्स से के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता था और उस बैम्बो स्टिक से ही पूरी लैंड को मेज़र किया जाता था। तो स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 का ही नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।